अगर हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में सोचें जो सिर्फ हथियारों से हमला नहीं करता, मतलब एक ऐसा दुश्मन जो सीधे रियलिटी को ही एक तरह से हैक कर लेता है। हाँ, एक बिल्कुल अनजान खौफ जो बादलों में छिपा हो और आपकी पूरी सेना को सिर्फ भ्रम और परछाइयों से लड़ने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किसी मॉडर्न साईफाई फिल्म का हिस्सा नहीं है और ना ही ये कोई आज के ज़माने का साइबर वॉरफेयर का सीन है। ये असल में हमारे इतिहास के सबसे पुराने और सबसे बड़े महाकाव्य युद्धों में से एक का बड़ा ही सटीक वर्णन है ना? हम अक्सर इन पुरानी लड़ाइयों को बस तलवारों और तीरों की टकराहट मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो वहां हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऐसे बीज मिलते हैं जो आज के दौर में भी किसी को हैरान कर सकते हैं। सही कहा आपने। और यही वजह है कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही पुराने दस्तावेजों के पन्नों को पलट रहे हैं। हमारे पास द फॉल ऑफ जायंट्स एंड द सीज ऑफ लंका से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली अंश है और हम इसको आज डिटेल में समझेंगे। जी, और ये कोई साधारण ऐतिहासिक विवरण नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक पूरे साम्राज्य के पतन का एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत से मजबूत व्यवस्था ढह सकती है जब उसकी नींव पर हमला किया जाए। हाँ, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अजेय समझे जाने वाले योद्धाओं का पतन होता है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात का परीक्षण करें कि कैसे इन चंद पंक्तियों में पूरे युद्ध का सार छुपा है। बिल्कुल, और इस विश्लेषण की सबसे खास बात यह है कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम इस बात की तह तक जाएंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। क्योंकि जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे, ये बड़े योद्धा सिर्फ शरीर से विशाल नहीं थे, वो एक पूरी सभ्यता के साइकोलॉजिकल स्तंभ थे। तो चलिए सीधे उस युद्ध भूमि के पहले दृश्य की ओर चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। स्रोत में बताया गया है कि युद्ध भूमि में दानवों के आने से भीषण रक्तपात शुरू हो गया था। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए। बताइए। मैं सोच रही थी कि अगर हम इस भीषण रक्तपात की बात कर रहे हैं तो क्या ये संभव नहीं है कि ये दृश्य केवल कथा को थोड़ा नाटकीय बनाने के लिए लिखा गया हो? मतलब क्या ये हो सकता है कि उन नायकों को और भी महान सेवियर या रक्षक के रूप में दिखाने के लिए अंधेरे को जानबूझकर कुछ ज्यादा ही गहरा कर दिया गया हो? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। और देखिए, साहित्य में अक्सर ऐसा किया भी जाता है। थोड़ी नाटकीयता तो होती है, लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध रूप से सैन्य मनोविज्ञान यानी मिलिट्री स्ट्रेटजी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ नाटकीयता नहीं है। तो फिर क्या था ये? क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो दानवों का वो प्रहार किसी नियम या नैतिकता से नहीं बंधा था। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसे आज की सैन्य भाषा में शॉक एंड ऑ कहा जाता है। अच्छा, शॉक एंड ऑ यानी अचानक और बहुत बड़े पैमाने पर बल का प्रयोग करके दुश्मन को पूरी तरह से सुन कर देना ताकि वो कुछ सोच ही ना पाए। ठीक वही। जब आपके सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो युद्ध के किसी भी ट्रेडिशनल नियम का पालन ना कर रहा हो, जो सिर्फ आंधाधुंध विनाश कर रहा हो, तो आपके दिमाग की जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है वो काम करना बंद कर देती है। वाह, मतलब एक तरह से दिमाग पैरालाइज हो जाता है। हाँ। सैन्य रणनीति में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे ऊडा लूप कहते हैं। OODA यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। जब आप पर अचानक इतना भयानक हमला होता है तो ये लूप टूट जाता है। दानवों की इस अराजकता का असली मकसद यही था कि विरोधी सेना स्थिति को समझकर कोई फैसला लेने से पहले ही डर से लकवाग्रस्त हो जाए। क्या बात है! ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब वो रक्तपात केवल मारकाट के लिए नहीं था, वो सामने वाले के सोचने की क्षमता को पंगु बनाने के लिए था। लेकिन जमीन पर मची इस शॉक एंड ऑ अराजकता के बीच मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, एक भटकाव। एक भटकाव? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि असली और सबसे घातक प्रहार तो वहां से होने वाला था जहां किसी की नजर ही नहीं थी, आसमान से। जब आप जमीन पर इतनी अराजकता से जूझ रहे होते हैं,
तब आप ऊपर से आने वाले अदृश्य खतरे को देख ही नहीं पाते। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, मुझे पता है आप किस ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में झकझोर दिया। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लक्ष्मण ने इंद्रजित का मेघों में घात किया, मतलब बादलों के बीच ही उसका वध किया। है ना? ये इस पूरे युद्ध का शायद सबसे जटिल और फिलोसॉफिकल हिस्सा है। मेघों में घात करना ये केवल किसी फिजिकल लोकेशन या भौगोलिक स्थिति का वर्णन नहीं है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक है। मुझे तो ये बिल्कुल आधुनिक समय के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसा लगता है। सोचिए जरा, एक एडवांस जेट जो दुश्मन के कंट्रोल्ड एयर स्पेस में घुस जाता है लेकिन रेडार की पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल, रेडार से बचकर हमला करना। हाँ, वो बादलों के ऊपर एकदम अदृश्य रहकर अपने लक्ष्य पर सटीक हमला करता है। आप उस पर तब तक पलटवार नहीं कर सकते जब तक आप उसे देख ना लें या उसकी टेक्निक को मात न दे दें। लेकिन यहाँ बात सिर्फ छिपने की तो नहीं थी ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये केवल इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता का मामला नहीं था। इंद्रजीत का सबसे बड़ा हथियार उसका मायावी होना था। और अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो माया सिर्फ कोई जादू टोना नहीं है। तो माया क्या है इस संदर्भ में? एक तरह का इल्यूजन। हाँ, लेकिन इल्यूजन से भी ज्यादा ये डिसइंफॉर्मेशन या भ्रामक सूचनाओं का एक्सट्रीम लेवल है। आज के समय में इसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडार जामिंग के बराबर मान सकते हैं। ओ, मतलब वो सिस्टम कोई हैक कर रहा था। एकदम सही। इंद्रजीत आपके दिमाग में फॉल्स टारगेट्स यानी झूठे लक्ष्य पैदा कर रहा था। वो केवल छिप नहीं रहा था, वो आपको वो दिखा रहा था जो वहां असल में था ही नहीं। आप वहां हमला करेंगे जहां दुश्मन है ही नहीं। उफ, तो ऐसे दुश्मन को कैसे मारा जाए जो आपकी रियलिटी, आपकी वास्तविकता को ही चुनौती दे रहा हो? क्या हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण की तीरंदाजी कोई एडवांस्ड एंटी जैमिंग टेक्निक थी? एक तरह से हाँ, बिल्कुल। देखिए, माया या भ्रम का टारगेट क्या होता है? आपकी एकाग्रता को तोड़ना और आपको बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करना। जब उस स्रोत में लिखा है कि उन्होंने उसे मेघों में ही मार गिराया, इसका मतलब है कि उन्होंने उस भ्रम के खेल में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। वाह! मतलब उन्होंने उस इल्यूजन को इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी परम एकाग्रता और सत्य पर फोकस करके उस माया को बेअसर कर दिया। जब आप बाहरी शोर और उन भ्रामक दृश्यों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तब आप उस सोर्स को देख पाते हैं जहां से वो भ्रम पैदा हो रहा है। ये सिर्फ एक तीर चलाने का कौशल नहीं था, ये मेंटल क्लैरिटी की जीत थी। मानसिक स्पष्टता और सत्य जो भ्रम के बादलों को चीर दे, ये सच में अद्भुत है। लेकिन आसमान में इस माया के टूटने के बाद भी जमीन पर अभी भी एक बहुत बड़ी, या यूं कहें कि गगनचुंबी समस्या खड़ी थी, कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण, जो कि इस पूरी कहानी में फिजिकल स्ट्रेंथ और अभेद्यता यानी इनविंसिबिलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसके आकार और उसकी ताकत की मिसालें दी जाती हैं, है ना? इस वृतांत में कुंभकर्ण के अंत को लेकर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो बहुत गहरी है। मतलब लेखक सीधे तौर पे ये कह सकता था कि राम ने कुंभकर्ण का वध किया या उसे मार दिया, लेकिन शब्द हैं विशाल देह को मिट्टी में मिलाया। बिल्कुल, मिट्टी में मिलाया। इस फ्रेज का अपना एक अलग ही वजन है। हाँ, और ये मुझे किसी 100 मंजिला गगनचुंबी इमारत यानी स्काई स्क्रेपर के कंट्रोल्ड डिमोलिशन की याद दिलाता है। जब ऐसी किसी बिल्डिंग को गिराया जाता है तो वो बस एक तरफ टिल्ट होके नहीं गिरती, वो अपने ही वजन और अपनी ही एनर्जी से चकनाचूर हो जाती है। तो और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इमारत जितनी भारी और विशाल होती है, उसके गिरने से उड़ने वाली धूल का गुब्बार उतना ही बड़ा होता है। कुंभकर्ण का आकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। तो मिट्टी में मिलाना सिर्फ एक कविता जैसा फ्रेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में एंट्रोपी का सिद्धांत है। साइंस में कहते हैं ना, हर भौतिक संरचना चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, अंततः अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। राम ने उसके अहंकार को तोड़ते हुए उसे उसी तत्व में वापस भेज दिया जिससे वो बना था, मिट्टी। ये दिखाता है कि कितनी भी बड़ी शारीरिक शक्ति क्यों ना हो, वो धूल ही बन जाती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक थोड़ा पुशबैक कह लीजिए। मैं इस पूरे विशालता के पतन वाले लॉजिक से सहमत हूँ, लेकिन अगर कुंभकर्ण केवल लंका का एक साइकोलॉजिकल कवच था, एक डिटरेंट था, तो रावण ने उसे मैदान में उतारा ही क्यों? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आपका क्या लॉजिक है इसके पीछे?
मेरा मतलब है कि एक डेटरेंट की असल ताकत तो उसके इस्तेमाल ना होने में ही होती है ना? जैसे आज के समय में देखिए, परमाणु हथियारों का उपयोग केवल खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है, उन्हें चलाया नहीं जाता। क्या अपने सबसे बड़े हथियार को युद्ध भूमि में भेजना ही रावण की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? आपने बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया और इसका जवाब हमें लीडरशिप की हताशा और संक कॉस्ट फैलेसी में मिलता है। ओह, संक कॉस्ट फैलेसी, थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जब एक साम्राज्य की बाहरी दीवारें और मायावी रणनीतियां जैसे इंद्रजीत का खेल फेल होने लगती हैं, तो लीडरशिप अक्सर पैनिक कर जाती है। रावण ने कुंभकर्ण को तब मैदान में उतारा जब उसे लगा कि अब केवल खौफ से काम नहीं चलने वाला। वो अपनी अजय होने की इमेज को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। मतलब डेस्परेशन में आके उसने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया। ठीक वही। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा, एक बार जब आप अपने सबसे बड़े डिटरेंट को फील्ड में उतार देते हैं और अगर वो हार जाता है, तो फिर आपके पास दुनिया से छिपाने के लिए कोई पर्दा नहीं बचता। बिल्कुल। और यहीं से युद्ध का पूरा रुख बदल जाता है। शोध के अगले हिस्से में वर्णन है कि राम ने लंका के बड़े स्तंभों को पल भर में गिरा दिया। और इस पर चर्चा करने के बाद अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये स्तंभ केवल पत्थर और ईंट की दीवारें नहीं थी। हाँ, ये दीवारें नहीं थी, ये जीवित स्तंभ थे, कुंभकर्ण और इंद्रजीत। क्योंकि कोई भी साम्राज्य अपने किले की दीवारों से नहीं, बल्कि उन लोगों से सुरक्षित महसूस करता है जो उसकी रक्षा करते हैं। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? जब ये स्तंभ गिर गए तो सेना पर क्या असर पड़ा? जैसे ही ये दो मुख्य स्तंभ गिरे, रावण की सेना का पूरा कमांड स्ट्रक्चर और उनका मनोबल, जिसे हम मोराल कहते हैं, पूरी तरह से ढह गया, एकदम जीरो हो गया। और इसका डायरेक्ट असर हम जमीन पर देखते हैं। जो असुर शुरुआत में शॉक एंड ऑ वाला उत्पात और भीषण रक्तपात मचा रहे थे, वो अब वीर वानरों के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। मुझे यहाँ ना एक और बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, वानर बनाम असुर। हाँ, ये दो पूरी तरह से अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का टकराव है। अगर हम इसे थोड़ा मॉडर्न लेंस से देखें तो असुरों की सेना एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और हैवी मिलिट्री स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब उनका पूरा सिस्टम डिसिप्लिन और भारी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन उनका ढांचा टॉप डाउन था। बिल्कुल टॉप डाउन था, उन्हें कमांड्स का इंतजार रहता था। वही तो, जब उनके टॉप कमांडर्स यानी इंद्रजीत और कुंभकर्ण मारे गए तो पूरी की पूरी सेना बिखरी हुई महसूस करने लगी। और इसके ठीक विपरीत वानर सेना एकदम डिसेंट्रलाइज्ड और एजाइल वॉरफेयर का प्रतीक लगती है। वो प्रकृति के करीब हैं, छराहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सामूहिकता पर निर्भर करते हैं। सटीक विश्लेषण, इसे हम मिलिट्री टर्म्स में स्वॉर्म टैक्टिक्स का एक प्राचीन रूप कह सकते हैं। जब आपके पास एक ऐसी सेना हो जो बहुत ही एजाइल हो, यानी फुर्तीली हो, जो किसी एक खास हथियार या सिर्फ एक हैवी कमांडर पर निर्भर ना हो, तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि उनका कोई एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर था ही नहीं। बिल्कुल। वानरों ने असुरों को इसलिए नहीं हराया कि वो फिजिकल रूप से उनसे बड़े थे। उन्होंने इसलिए हराया क्योंकि उनकी सेना ज्यादा एडेप्टेबल थी। असुरों की भारी सेना जो सिर्फ कमांड्स पर चलती थी, वो अपने लीडर्स के गिरने के बाद की अराजकता को हैंडल ही नहीं कर पाई। जबकि वानरों की जो सामूहिक इच्छा शक्ति थी, उसने उसी कियाओस के बीच अपना रास्ता खोज लिया। ये देखना सच में बहुत अद्भुत है कि कैसे स्रोत की ये कुछ पंक्तियां हमें न सिर्फ युद्ध भूमि की यात्रा कराती हैं, बल्कि लीडरशिप, साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के इतने गहरे सिद्धांत भी सिखाती हैं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को आज समेटें तो हम देख सकते हैं कि ये पतन किसी एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक प्रोसेस था। हाँ, एक क्रमिक प्रक्रिया थी, एक लंबा सिलसिला। माया और स्टेल्थ रणनीति को लक्ष्मण की मानसिक स्पष्टता ने भेद दिया। बिल्कुल। और फिर हम वापस जमीन पर आए, जहां लंका का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डिटरेंट, वो गगनचुंबी कुंभकर्ण, उसी मिक्के में मिल गया जहां से वो बना था। और जब एक बार ये जीवित स्तंभ ढह गए तो लंका की वो टॉप डाउन, सेंट्रलाइज्ड और अभेद्य मानी जाने वाली व्यवस्था वानरों की फ्लेक्सिबल और डिसेंट्रलाइज्ड ताकत के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये पूरी चर्चा यही साबित करती है कि अत्यधिक शक्ति जब केवल अहंकार और डर की नींव पर टिकी हो तो वो खुद को बचा नहीं सकती। लंका का पतन पत्थरों का गिरना नहीं था, वो दरअसल एक भ्रम का टूटना था। एक भ्रम का टूटना, क्या खूब कहा आपने।
और ये ही भ्रम का टूटना ही हमें इस दस्तावेज के सबसे आखिरी और शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य तक ले जाता है। इस वृत्तांत के अंत में एक लाइन गूंजती है, मृत्यु का तांडव अब रावण के द्वार तक था। उफ, ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल और सिनेमैटिक क्लोजिंग है। सब कुछ खत्म हो चुका है। रक्षा की हर दीवार, चाहे वो फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली, अब टूट चुकी है। हाँ, और युद्ध का वो शोर अब मैदानों में नहीं बल्कि सीधे महल के दरवाजे पर सुनाई दे रहा है। इस पूरी गहन चर्चा को समाप्त करते हुए आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो कोई डूबता हुआ साम्राज्य हो या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का गिरता हुआ बोर्डरूम, ये सवाल हर जगह फिट बैठता है। जब किसी साम्राज्य के सबसे बड़े अजेय माने जाने वाले स्तंभ देखते ही देखते ढह जाते हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग फोर्ट धूल में बदल जाता है और मृत्यु या विनाश सीधे आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, तो क्या उस आखिरी पल में सिंहासन पर बैठे उस शासक को अपनी सच्ची हार का एहसास होता है? क्या वो ये देख पाता है कि जिस घमंड पर उसने सब कुछ खड़ा किया था वो अब मिट्टी हो चुका है? या फिर उस शासक का वो गहरा ईगो, वो अहंकार जिसकी वजह से ये अराजकता शुरू हुई थी, उसे आखिरी प्रहार तक सच देखने ही नहीं देता? क्या वो अपने ही भ्रम के जाल में इतना अंधा हो जाता है कि दरवाजे पर खड़ी मौत भी उसे सिर्फ एक और चैलेंज लगती है? ये वाकई सत्ता और अहंकार के मनोविज्ञान का एक ऐसा अंधेरा कोना है जिस पर डीप एनालिसिस होना बाकी है। बिल्कुल। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन पुराने स्रोतों की गहराइयों ने आज हमें शक्ति, भ्रम और सच्चाई को एक नए और आधुनिक नजरिए से देखने का मौका दिया है।